नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, एक एक कड़ी समझिएगा। मुसलमानों को गिरा देना है। पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने दंगाइयों को 2 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया था। इस खबर को हम चर्चा में लाएं, भाऊ को अपने साथ जोड़ें, उससे पहले दैनिक भास्कर को ढेर सारी बधाइयां। कम से कम किसी मीडिया हाउस ने इतनी हिम्मत की कि उत्तर प्रदेश में बहराइच के दंगों की इतनी गहरी पड़ताल की। 5 दिन का वक्त दिया, गांव में घूमे, स्टिंग ऑपरेशंस किए और ये सच सामने आया कि ये दंगा प्रायोजित था। जो लड़का छत पर चढ़ करके झंडा बदल रहा था, हरा झंडा उतार करके भगवा लगा रहा था, उस लड़के का उस परिवार के साथ कैसा संबंध था, यह भी कुछ कुछ खुला है। तो एक एक कड़ी खोलेंगे। चर्चा में भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम, सबसे पहले जोड़ लीजिए। सबसे पहले भाऊ स्वागत है। और इस शुरुआत में हम जो वहां के थानाध्यक्ष थे एसके वर्मा, उनसे शुरू करते हैं और फिर हम आएंगे उस सबसे खतरनाक साजिश पर, जहां पर यह कबूलनामा है उस भीड़ में शामिल युवकों का कि पुलिस 2 घंटे के लिए हट गई थी, हम तो पूरा महाराजगंज खत्म कर देते, मुसलमानों को गिरा देना है, ऐसा प्लान था। उससे पहले जो थानाध्यक्ष मौके पर मौजूद थे, उनकी कुछ बातें बड़ी गौर करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि महाराजगंज कस्बे में विसर्जन के लिए 15 से ज्यादा मूर्तियां मौजूद थी। पूरी यात्रा साधारण चल रही थी। घटना वाली छत से 3 लोगों ने हाथ हिलाया था और विवाद शुरू हुआ। लेकिन मैंने उसी समय कहा मुकदमा लिखवा दे रहा हूं, लेकिन अब गाना बजाने की बात सामने आ रही है। मुझे नहीं पता गाना बजाने की बात कहां से सामने आई। जुलूस में बवाल होने से पहले एक व्यक्ति आए और निकल गए, इसके बाद चीजें बढ़ने लगी। सवाल है वो व्यक्ति कौन था जो जुलूस में आया और लोगों के बीच आया, क्या उसने बोला, किसको लगाया ड्यूटी पर, किस ड्यूटी पर लगाया और निकल गया, वो कौन था, इसकी पड़ताल अब तक नहीं की है यूपी की पुलिस ने, बड़े बड़े अफसरों ने। और ये चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी का बयान है कि ये घटना पहले से प्लान्ड लग रही है। अचानक से हुई कोई भी घटना इतने लंबे समय तक नहीं चलती। इससे पहले मैं कई बार देवी पाटन मेले का प्रभारी रह चुका हूं। देवी पाटन में बहुत बड़ा मेला लगता है और देवी पाटन की जो पीठ है उसके भी पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। मेले का प्रभारी रह चुका हूं। ये बताने का मकसद उस इंस्पेक्टर का है कि वो ऐसे माहौल का तजुर्बा रखता है और उस तजुर्बे से बता रहा है कि ये पूरी की पूरी घटना प्लान्ड थी, पहले से प्लानिंग हुई थी इसकी। अब हम आते हैं, आपको पहले भाऊ वो सुना दें जो 2 युवकों का हुआ है स्टिंग ऑपरेशन, और उसके बाद एक जो पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी था उसने क्या बोला वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले उन दोनों युवकों का जो खतरनाक अंदाज में वो बता रहे हैं, जरा उसको सुनिए, सुनवाइए कंट्रोल रूम। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे हैं। सारे इनके थाने के थे पुलिस वाले, वो हट गए थे 2 घंटे के लिए, लेकिन कुछ लोग गद्दारी कर दिए, नहीं तो पूरा महाराजगंज ये खत्म कर देते, पूरा महाराजगंज, और मुसलमानों को तो गिरा देना था। ये अब आपने कान से सुन लिया, हमने भी सुन लिया, और धन्यवाद इसके लिए, बधाई इसके लिए दैनिक भास्कर। लेकिन क्या ये पहली बार ऐसा है? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में पहली बार आया है ये, खासकर पिछले 10 साल 8 साल में, जहां पर ये सीधा कबूलनामा है कि ये प्रायोजित दंगा था। अब इसका प्रायोजक कौन लग रहा है भाऊ? कौन था प्रायोजक?
आशीष जी, जिससे जिसको फायदा होता है वही प्रायोजक होता है। जिस थाने में, आगे ये भी कहता है युवक, मैंने जो सुना है कि पुलिस वाले का एक बयान है कि यहाँ पे 4 थानों में 151 की भी कार्रवाई बगैर विधायक जी के इशारे के बगैर नहीं हो सकती। उनने ये भी कहा कि हमारे यहाँ 4 जगह पे मूर्तियां विसर्जित होती है। महाराजगंज सबसे सेंसिटिव है। हमने अतिरिक्त बल मांगा, हर बार अतिरिक्त बल आता रहा, इस बार अतिरिक्त बल नहीं दिया गया। अतिरिक्त बल नहीं देना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जब जुलूस निकलते समय पुलिस से 2 घंटे की छुट्टी, मतलब 2 घंटे पुलिस पीछे हट को जगह दे दी, 2 घंटे की, जो युवक कह रहे थे। यकीनन उनको किसी ने बोला होगा कि 2 घंटे में काम निपटाना है, पुलिस नहीं आएगी, हमने व्यवस्था कर दी है, यही बातें होगी, तभी तो उन्होंने बोला। उसके बाद ये जो मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी मृत्यु होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। राम गोपाल मिश्रा और अब्दुल के साथ उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी, टसन थी, लगातार दोनों का विवाद चल रहा था। तो वहां पे कई मुसलमानों के घर थे, कई एस्टेब्लिशमेंट थे जिसके ऊपर झंडे लगे थे। मिश्रा ने अब्दुल के ही घर का झंडा उठाया और फिर अब्दुल का लड़का जो था, बदमाश किस्म का था वो, उसने गोली मारी, क्योंकि उसके यहाँ 4 असलों का लाइसेंस भी। कुल मिलाकर ये सारा इशारा, जिस हिसाब से वो कह रहे थे कि हमने गाड़ियां जलाई, हमने शोरूम जलाई, अब वो जो शोरूम है वो भले ही किसी शुक्ला के नाम पे है, लेकिन उसमें सिराज का पैसा लगा हुआ है, पूरा महाराजगंज जानता है। साथ में जो अस्पताल था, लखनऊ सेवा अस्पताल, वो किसी मुस्लिम का था, वो जलाया गया। इन नराधमों ने अस्पताल तक नहीं छोड़ा। मैं नराधम इसलिए कह रहा हूं कि ये डिजाइन किए जाते हैं। ये मूर्तियां, दुर्गा की मूर्ति हो, गणेश की मूर्ति हो, हर साल जलाई जाती है। हमने लगातार एक षड्यंत्र के तहत देखा, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कैसा बंगाल में किया जाता है। बंगाल में भी वो प्रायोजित था, बाद में वीडियो आ गए, फिर ये प्रायोजित इसलिए हुआ। उसके बाद एक डॉक्टर की मृत्यु होती है बंगाल में, उसको भी कलर दिया जाता है, और ये सीधा सरकार के खिलाफ कैसा लामाबंद हो गया, पूरा समाज को करने का प्रयास किया, ये हम देखते हैं, जहाँ विरोधी की सरकार है। लेकिन जहाँ खुद की सरकार है और 10 उपचुनाव यदि आपको जीतने हैं तो हिंदू मुसलमान करना जरूरी है। तो क्या ये उसी के तहत डिजाइन किया गया था? उसके बाद में मुझे ये लगता है कि क्या ये प्रिकॉशनरी मेजर के तहत विधायक ने एफआईआर दर्ज करवाया? विधायक ने खुद ही कहा कि बीजेपी के कुछ लोग दंगा करवाना चाहते हैं। क्या ये प्रिकॉशनरी तहत किया क्योंकि उनको लगा ये स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, 5 दिन से स्टिंग ऑपरेशन हो रहा था, उन्हें इनकी भनक लग गई होगी, और स्टिंग ऑपरेशन में अपने ऊपर छींटे नहीं आए, इसीलिए पहले अपने आप को पाक साफ करने के लिए कहो कि मेरे हत्या का प्रयास था। हुआ क्या था कि जब गोपाल मिश्रा की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, तब विधायक महोदय वहां पहुंच गए, तो विधायक के प्रति रोष था लोगों का, तो लोगों ने विधायक को वहां से खदेड़ दिया, तो विधायक दंगाइयों के साथ हो गए। क्या हम ऐसा माने? ऐसे कई कारण हैं, इसका सीधा जवाब इस सरकार को देना होगा। कोई कहे, ये बच्चे क्यों कहेंगे, झूठ कहेंगे कि 2 घंटे तक पुलिस नहीं थी, और वाकई पुलिस होती तो पुलिस के सामने ऐसा कैसा हो सकता था कि इतना बवाल हो जाए और गाड़ियां जले, शोरूम जले, कई लगातार घर जले। वो कहते कुछ लोगों ने गद्दारी की, लोगों ने गद्दारी नहीं की, हिंदुत्व जग गया उनमें से, जो सही मायने में हिंदू है वो जाग गए कि मेरा हिंदुत्व, मेरी गीता, मेरे राम, मेरे श्री कृष्ण, मेरे शिव, मुझे इसकी इजाजत नहीं देते कि मैं किसी को भी निरपराध लोगों का जान ले लूं या उनका घर जला दूं। वो कह रहा था, जो पुलिस वाला है वो कहता है कि हाथ हिले, मैंने कहा मैं मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। ये किसने किया? वो कौन था व्यक्ति? सही सवाल पूछा आपने। वो इंटेलिजेंस फेल्यूर है, लोग कहते हैं, अधिकारी कहे हैं कैमरे के ऊपर, मतलब कैमरा छुपा हुआ था, अधिकारी ने कहा कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है ये। शव यात्रा के बाद इतना बवाल होगा ये क्या पता नहीं था आपको? शव यात्रा तहसील के तरह लेके जा रही थी, इसको हिंदू मुसलमान करने का रंग दिया जा रहा था, तब पुलिस कहां थी? अतिरिक्त बल क्यों नहीं दिया जब हर साल आता है? तो
हाँ, क्या सबसे ये बड़ा प्री सवाल। प्लान्ड था? ये प्री प्लान्ड था कि आप बवाल होने देना है? फिर गोपाल मिश्रा को किसी ने उस्काया कि चलो तू भी तेरा बदला ले ले, तेरे को भी निपटाना है तो निपट ले, और उसने बिल्कुल इसी सिराज के घर का ही झंडा उतारा। उसके ऊपर से किसने उसको इशारा कर दिया कि ये घर है, इसका उतार ले, समय आ गया है। ये सारा प्री प्लान नहीं तो क्या है? ये क्या करना चाहती है? घर घर महाराष्ट्र में संविधान बांट रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए संविधान बांटने के पहले। क्या इस भारत का संविधान ये कहता है आपको? भारत का संविधान ये कहता है कि हिंदू मुसलमान के दंगे करवाओ? भारत का संविधान ये कहता है कि आप मुसलमानों के घर जलाओ? और आप चुनाव है महाराष्ट्र में तो संविधान बांट रहोगे? 5 लाख घरों में संविधान बांटोगे आप? संविधान बांटने से काम होता नहीं, गीता की पूजा करने से काम नहीं होता, राम की आरती उतारने से राम नहीं समझ में आते। राम के मायने राम राज्य स्थापन करना होता है, और वो राम राज्य जहां हर एक को सवाल करने का अधिकार था। एक धोबी ने भी सवाल पूछा था। हर जगह ये क्यों मॉडल दिखाई देता है? क्या गुजरात का मॉडल यही है? क्या गोधरा मॉडल पे ये मॉडल करना चाहते हैं? गोधरा में भी लाशों का प्रदर्शन करते हुए लाशें गई थी। यहां भी गोपाल मिश्र की लाश को लेकर प्रदर्शन हुए थे। क्या करना चाहता है सरकार? और इस स्टिंग ऑपरेशन के लाइट में तो अभी न्यायपालिका को भी अपना दायित्व तो निभाना होगा। नहीं, न्यायपालिका कैसे निभाएगी? न्यायपालिका तो चंद्रचूड़ साहब का परसों आपने सुना होगा, वो कहे कि जब बड़ा मुश्किल घड़ी आती है तो फिर भगवान का नाम ले लो, भगवान, आस्था अगर है भगवान में तो फिर भगवान रास्ता निकाल देते हैं। तो अगर आस्था है तो एक बार इस वीडियो को देख करके रास्ता निकालना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आपने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की ही बात पे आ जाते हैं। यहाँ पर दंगों के बाद का भी एक प्रक्रिया, उसके बाद का एक प्रोसेस है। उसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू होता है। वो बुलडोजर एक्शन एक वर्ग पर शुरू होता है। उस एक वर्ग पर शुरू होने से वो रिवर्स, एक तो इस देश में तुष्टीकरण की बहुत बात हुई है, लेकिन रिवर्स तुष्टीकरण की बात आज तक नहीं हुई। शायद पहली बार अब आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, रिवर्स तुष्टीकरण। ये रिवर्स तुष्टीकरण है जब एक वर्ग पर, वो अल्पसंख्यक है, जब उसके ऊपर एक खास तरह की कार्रवाई शुरू होती है और बार बार होती है, तो बहुसंख्यक जिसको एक विशेष माइंडसेट में डाल दिया गया है, उसको लगता है कि हाँ अब टाइट किया जा रहा है। जिस पर एक बड़ा एक कोर्ट बहुत फेमस हो गया भारत में और उत्तर प्रदेश में खासकर, कि अब्दुल को टाइट कर दिया। तो ये अब्दुल के टाइट करने की प्रक्रिया में बुलडोजर के एक्शन की अब वहां पर प्लानिंग चल रही है, पूरी योजना बन रही है, तमाम जगहों पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, और जस्टिस बोबड़े ने जो बोला है वो बड़ा गौर करने वाला। इस स्टिंग के आईने में बोबड़े साहब ने बोला है कि यूपी सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी है, क्योंकि ये रोक के बावजूद वहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियां जारी हैं। तो अभी उस पर हालांकि सुनवाई होनी है कल, लेकिन बोबड़े साहब ने कहा है, उनका स्टेटमेंट, कि यूपी सरकार हमारे आदेश का अगर उल्लंघन करना चाहती है तो वो अपने रिस्क पर कर सकती है, ये जोखिम अपनी मर्जी से जोखिम उठा सकती है। बी.आर. गवई और के.बी. विश्वनाथन की बेंच में ये मामला गया है, और इस सुनवाई के दौरान गवई साहब ने कहा कि अगर यूपी सरकार हमारे आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी है। वैसे हमने ये कहा है कि अगर सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण है तो मेरे आदेश में भी वो साफ है। यानी अब जोखिम उठाओ, ये जोखिम उठाओ या तुष्टीकरण कराओ, क्या है मामला। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब किनारे, सब खाली अपनी मर्जी से चलेगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि फिर आप संविधान की प्रति ये नौटंकी क्यों करते हैं? हाँ, संविधान के प्रति अपनी आस्था दिखाने का बात क्यों करते हैं? हाँ,
संविधान मात्र संविधान के सामने, प्रति के सामने नतमस्तक होना ही संविधान नहीं है। हाँ। संविधान के मायने संविधान में लिखी हुई चीजों को लागू करना है। आज हमारे यहाँ बहस हो रही है कि संविधान में समाजवाद शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहस ये होनी चाहिए कि संविधान लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 75 साल आजादी के बाद भी यदि हम कहते कि संविधान के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो फिर शब्दों के साथ खिलवाड़ क्यों? कुल मिलाकर एक नई अनार्की आप पैदा कर रहे हैं, एक नए समाज संघर्ष को आप जन्म दे रहे हैं। और मैं आशीष, मैं अभी आगाह करता हूं, ये यहां तक नहीं रुकेगा। इतिहास बताता है मानवता का। आज जो संघर्ष मुसलमान और हिंदू के बीच में हो रहा है, जब मुसलमान जब सब समाप्त हो जाएंगे तो ये संघर्ष फिर पिछड़ों और अगलों के बीच में होगा। जब पिछड़े खत्म हो जाएंगे तो ये संघर्ष फिर ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में होगा। क्योंकि जिनको एक बार आदत लग गई अपने आप को सुप्रीम बताने की, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की, फिर वो ताकत के बलबूते पे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ये जबरदस्त जबरिया बतवाते हैं। आदमी सर्वश्रेष्ठ है ये उसके काम बताते हैं। अमर्यादित ताकत आपके हाथ में हो जाए, सांड पागल हो जाए और किसी को भी सिंग मारने लगे तो उसका ताकत नहीं, उसका पागलपन कहलाता है। सांड की ताकत फंसी हुई बैलगाड़ी निकालने में। और ये मैं फिर से एक बार साधुवाद देता हूं कि जहां मीडिया मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है, दैनिक भास्कर ने एक काबिल तारीफ काम किया। मैं सैल्यूट करता हूं उस संपादक को, मैं सैल्यूट करता हूं उन मालिकों को भी कि इस ऐसी स्थिति में उन्होंने कम से कम इतना जिगरा तो दिखाया। हो सकता है कि ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस दिल्ली का झगड़ा चल रहा है, उसमें भी उसका एक लिवरेज मालिक को दिया होगा। लेकिन कुछ भी हो, सच्चाई तो सामने आई। मैं आज तमाम पत्रकारों को, जो चैनल में बैठे हुए लोग, डिजिटल मीडिया में जो लोग जो लगातार महाराजगंज और बहराइच के इस दंगों को लेकर, खासकर गोपाल मिश्रा के ऊपर जो गोलियां लगी और उसका जो उसके ऊपर जो अत्याचार, नाखून निकाले और आग लगाई करके जो विधवा विलाप कर रहे थे, आज उनके लिए सवाल है कि क्या आज जब संविधान की अवहेलना हो रही है, धज्जियां उड़ रही है और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या उस पर वो आवाज करेंगे? मैं आज जो है सत्ता से मिलने वाले विज्ञापनों ने मुंह बंद कर रखा है। आज भाऊ जब ये चर्चा आई है दंगों की, मैं अभी चर्चा करते करते मेरे दिमाग में आया और मैं तुरंत ही मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि उसको दिखा दिया जाए 2007 में, क्योंकि दंगों की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बहराइच में स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन में साजिश की बात सामने आई है, प्लान होने की बात सामने आई है। तो योगी आदित्यनाथ के इतिहास पर भी थोड़ी सी नजर डालना आज जरूरी है। योगी आदित्यनाथ 2007 की बात है जब योगी आदित्यनाथ को जेल में डाला था मुलायम सिंह की सरकार थी। सुनिए जरा, ये देखिएगा, देखिए याद आ जाएगा सर मुझे। बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे
संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। हमने पूरा सुना दिया। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसमें क्या क्या बात कहा? राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक विद्वेष, फर्जी फंसाया गया। ये 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए थे, उसी दंगे में जेल गए थे। उस दंगे में भी इनकी भूमिका उस समय की सरकार ने देखा था, संदिग्ध माना था और मुकदमा दर्ज किया था। आज मुख्यमंत्री हैं। अब इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए क्या है? मैं बोल रहा हूं कि आज यदि वो संरक्षण मांग रहे थे सदन से और यदि उनके साथ उत्पीड़न हो गया तो हमारी सहानुभूति थी उनके साथ। तब भी देश के मीडिया ने ये सवाल उठाया था। लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री अभिभावक होता है राज्य का। आज राज्य में रहने वाले मुस्लिम किससे के जाके रोए और किससे कहे कि क्या मैं उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं हूं? क्या उत्तर प्रदेश में मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्या मैं मात्र एक मुसलमान धर्म में पैदा हुआ ये मेरी गलती है? मैंने भारत में जन्म लिया, भारत मेरी जन्मभूमि है, क्या ये गलत है? मैं यहाँ टैक्सेस देता हूं, धंधा करता हूं, उत्तर प्रदेश को भी इससे लाभ मिलता होगा। जहां गाड़ियां बिक रही थी, हीरो होंडा की जो शोरूम थी जो जलाई गई, क्या वहां से जो बिक्री हो रही थी क्या उसका कोई रेवेन्यू, क्या उसका कोई टैक्स कर उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता था? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान कोई टैक्स देता ही नहीं है? या उनके लिए खाने पीने का सामान पाकिस्तान से आता है? क्या वो मात्र भगवाधारी, यदि उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया है तो क्या मात्र वो हिंदुओं के ही मुख्यमंत्री हैं? क्या आने वाले समय में हमारे देश में एक मुख्यमंत्री हिंदुओं का, एक मुख्यमंत्री मुसलमान का, एक मुख्यमंत्री ईसाई का, एक मुख्यमंत्री सिखों का, जैनियों का, ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। पूरे राजनीतिक विचारधारा, धर्म, जाति, पंथ से ऊपर उठ के देखना होता है, क्योंकि आप संविधान के तहत बंधे हुए हैं। संविधान के अनुरूप चलना होता है। किसने अतिरिक्त पुलिस बल जाने नहीं दिया? किसने हाथ हिलाया? किसने इंगित किया? किसने ये इंफॉर्मेशन दी कि 2 घंटा पुलिस ने दिया है, जो करना सो कर लो? गोपाल मिश्रा की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने जारी की? नहीं, एक उसके साथ सवाल है। जब आपने चर्चा कर दी, नाखून नोचे, आंख नोचा, कान नोचा, ये चलाने वाले नाम लेकर के नाम लेना ही हम लोग हमारी बुराई है, जो भी है। अगर यही नाम अशोक वानखेड़े ने, आशीष चित्रांशन लिया होता तो रासुका में अंदर होते। इस प्रोग्राम पर भी मुकदमा करने में इनको झिझक नहीं होगी, जो संसद में फूट फूट के रो रहे थे। चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की होती है कि मुख्यमंत्री जी का जो काम करने का स्टाइल है, वो कहते हैं, तो अगर कोई भी आदमी आलोचना कर दे, कहते हैं मुकदमा करो, जेल में डालो, और बाकी साथ साथ में कैसे एडजेक्टिव्स लगाते हो तो आप सुन चुके हैं। वो एएनआई का एक बार आ गया था छोटा सा क्लिप, कैमरामैन को ही, रिपोर्टर को कैसे भाषा में कर रहे थे। तो इनकी भाषा तो उत्तर प्रदेश जानता है। जो आदमी, एक बार मैं एक बहुत कड़वी बात कर रहा हूं और इसको किसी भी कीमत पर मैं अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूं, जो आदमी एक बार जेल गया, 700 किलोमीटर आंसू नहीं रुके, फुट फुट के रोया, वो सबको जेल में डाल दो, सबको ठोक दो। न न्यायपालिका ठेंगे पर, संविधान ठेंगे पर। एक बार जेल जाने में मैंने बच्चों को रोते, जो छोटे छोटे बच्चे, हम भी बच्चे रोए हैं, कि जब सांस फूलने लगती है, बच्चों को सांस उखड़ती है जब रोते हैं, ऐसे रो रहे हैं फूट फूट के। और दुनिया को बस वोट बैंक की राजनीति में, नफरत की राजनीति में झुलसा दो, भस्म कर दो, स्वाहा कर दो। ये बटेंगे तो कटेंगे क्या था? संवैधानिक शपथ लेने वाला नेता ये बटेंगे कटेंगे जब बोलता है, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें
गैरत बची हो, जिंदा हो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका, उसी दिन उसे कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। बटेंगे कटेंगे, संविधान की शपथ लेकर के भाषणबाजी चलेगी, पटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री बनते ही ये कौन सा अहंकार आ गया? मैं बार बार 2007 का जिक्र करता हूं, 17 साल पहले क्या हाल था। और मैं आज गर्व करता हूं कि उस समय स्पीकर की कुर्सी की गरिमा देखिए। उस समय भाऊ स्पीकर की कुर्सी पर दादा बैठे हुए थे और कैसे उन्होंने सम्मान के साथ ढाढ़स बंधाया, भरोसा दिलाया। आज का दौर होता, आज का स्पीकर होते तो उसको 4 गाली और देते। हाँ, आज का स्पीकर, आज का दौर होता और विपक्षी कोई सांसद ऐसे फुट फुट के रो रहा होता तो क्या होता स्पीकर का रुख उस पर, और क्या होता संसद का माहौल, पार्लियामेंट के भीतर लोकसभा का माहौल क्या होता, आज का दौर होता। कभी शर्म आती ही नहीं है, कभी अपना अतीत, अपना इतिहास, अपना भूगोल आदमी देखना नहीं चाहता है। ये समय का चक्र है आशीष, चक्र नहीं, दुष्चक्र है। जो आप बोगे वो काटोगे। समय बदलता रहता है, कोई राजपाट अपने मस्तक में लिख के नहीं आया। खैर धन्यवाद, चलते चलते फिर देंगे भास्कर को। भास्कर ने बधाई का काम किया है, दैनिक भास्कर। और ये खासकर महाराष्ट्र में यदि कोई लोग प्रोग्राम सुन रहे होंगे, झारखंड में लोग जो प्रोग्राम सुन रहे होंगे, मतदाता, हम आगाह कर रहे हैं आपको, दंगों पे कैसा खेल खेला जाता है, दंगे कैसे होते हैं या करवाए जाते हैं, पुलवामा होता या करवाया जाता है या होने दिया जाता है, ये तमाम चीजें आप खुली आंखों से देखिए। कम से कम महाराष्ट्र राज्य की एक तासीर है, उसे मत जलने दीजिए। झारखंड में एक तासीर है, उसे मत जलने दीजिए। कुछ लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपना घर भी जला लेंगे, लेकिन ये भारत अपना है। राजनीति आती है जाती है, चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मात्र सत्ता पाने के लिए यदि कोई समाज में आग लगाता हो तो पानी लेके उसको बुझाइएगा, सवाल पूछिएगा। इन तमाम बातों को देखिए। जितने देश के हिंदू मुसलमान जितने भी हैं, निवेदन है कि राजनीतिक दुष्चक्र में फंस करके एक दूसरे के दुश्मन मत बनिए। इस भारत की आत्मा को जीवित रहने दीजिए। बात दंगों की है, एक दंगे का खामियाजा 22 साल से भारत भुगत रहा है, 22 साल से। इसलिए आप ही खामियाजा भुगतेंगे, आपका परिवार, आपका समाज, आपका मुल्क, आपका वतन, आपका देश, यही खामियाजा भुगतेगा। खामियाजा जो कमरों में बैठ करके साजिशें रचते हैं वो नहीं भुगतते। और आखिर में फिर सवाल यही है, इसी सवाल को छोड़कर जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी आप ये पता लगवाइए उस भीड़ में वो कौन गया था, क्योंकि वहां का थाना प्रभारी ये कहा है कि एक व्यक्ति आया और निकल गया, उसके बाद माहौल खराब हुआ। कौन आकर के निकल गया वहां? क्यों हर साल वहां पे अतिरिक्त बल भेजा जाता था, इस बार क्यों नहीं भेजा गया अतिरिक्त बल? यहां तक कि वो उस एक स्टेटमेंट में है कि वहां पर हर साल छतों पर पीएसी तैनात होती थी। बताइए आप, हर साल छतों पर पीएसी तैनात होती थी, इस बार 1000 की भीड़ पर 15 पुलिस वाले थे। क्यों थे? ये खामोशी इसीलिए है, और ये खामोशी दम तोड़ देगी। खामोशी तो अभी खामोशी है ना, ये दम तोड़ देंगे सवाल बुलडोजर के पहिए के नीचे। चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, लेकिन सिर्फ चेतावनी से नहीं, रास्ते बहुत होते हैं। कल को सत्ताधारी दल अफसर दिखा देंगे नोटिस कि उनका छज्जा निकला था 1.5 फुट बाहर, इसलिए गिरा दिया था। वजह दंगा नहीं बताएंगे, वजह छज्जा बता देंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, अगर छज्जों पर ध्वस्तीकरण होने लगा और बुलडोजर चलने लगा कि छज्जा खिड़की का 6 इंच आगे बढ़ा हुआ था,
तो पूरा हिंदुस्तान वीरान हो जाएगा, ये पूरा देश वीरान हो जाएगा। जिन जिन इलाकों में गांव या शहर या कस्बा नक्शा पास करवा के बनवाना इमारत जरूरी है, 99.99% इमारतें नक्शे पर नहीं बनी हैं। यह सबको पता है नक्शा कैसे पास होता है नगर पालिका से, कैसे पास होता है महानगर पालिका से। नक्शा वहीं पर जो प्लॉट नहीं देखा है वो नक्शा बनाता है, और जो प्लॉट पे घर बनाता है वो कभी नक्शा नहीं देखता है। ऐसे ही बनता है घर, हिंदुस्तान में ऐसे ही बनता है। आगे से आप लोग रूल रेगुलेशन लागू कर दीजिए, लेकिन पीछे जाकर के सिर्फ बदले की भावना से या टारगेट करके ये जब छज्जों पर घर गिराएंगे तो एक भी घर नहीं सलामत रह जाएगा, एक भी घर नहीं। शहर के शहर वीरान हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इजाजत दीजिए, सवालों का जवाब अगर कभी होगा सत्ता के पास या कभी सत्ता की तरफ से आएगा तो हम इंतजार करेंगे। अगर सवालों के जवाब में कुछ तारीफ करने लायक होगा तो जरूर तारीफ करेंगे। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।